नेपाल क्राइसिस जो है वो क्या आने वाले दिनों में और गहरा होगा या फिर बदलाव देखने को मिलेगा? वहां पर हमने देखा है कि जो नेपाल की सेना है वो सड़कों पर हमें दिखाई पड़ रही है, जो तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं। भारत भी स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए है, लेकिन वहां के डायनेमिक्स जो है वो लगातार बदलते जा रहे हैं। हमारे साथ जो एक डिस्टिंग्विश गेस्ट है मिस्टर राकेश सूद, जो वहां पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो अफगानिस्तान में भी काम कर चुके हैं, तो इस इलाके के डायनेमिक्स भी वो अच्छी से जानते हैं। सर शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। आपको क्या लगता है कि सर की एक सिंपल एक जो डिसीजन था कि 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, उसके चलते इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन वहां पर शुरू हो गया नेपाल में? देखिए, मुझे लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन तो एक किस्म से एक मैनिफेस्टेशन है जो हम्म। बाहर उभर के आया। पर उसके पीछे एक जनता में एक असंतोष जो था, वो एक खास सीमा तक पहुंच रहा था। और फिर उसके बाद यही होता है कि उसको कहीं कोई चिंगारी की आवश्यकता होती है। हम्म। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो बैन आया, वो एक उसने उस चिंगारी का काम किया। हम्म। क्योंकि आपको एक चीज समझनी चाहिए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, जैसे ये बहुत पॉपुलर वाले व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, एक्स जिसको कहते हैं, और ऐसे और भी जो इंस्टाग्राम हैं, क्या? इंस्टाग्राम वगैरह, ये जो बहुत पॉपुलर हैं, ये नेपाल में खास तौर पे नेपाल में ही क्या, हमारे यहाँ भी और भी देशों में भी ये जो 25 साल से कम के लोग हैं, जिसको जेनजी कहा जाए, जिनकी जिन जो 2000 2015 के बीच में पैदा हुए, उसको कहते हैं वो जनरेशन जो कि स्मार्टफोन के साथ बड़ी हुई है। यस। क्योंकि उनको शुरू से ही स्मार्टफोन, जैसे जैसे वो बड़े हुए, जब तक वो 8-10 साल के हुए, तब तक उनको स्मार्टफोन मिलने शुरू हो गए या उन्होंने उससे वाकिफ हो गए। तो इसलिए वो सोशल मीडिया का उनका जो एक रिश्ता है। लिंक है, वो बहुत स्ट्रांग है। हम्म। और उसमें वो ये एप्स को ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए, होमवर्क के लिए और इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको खबरें भी यहाँ से मिलती हैं, उनके दोस्तों के साथ बातचीत भी यहाँ से होती है। वो रेगुलर सोर्स ऑफ और वहां इनकम भी पे है। हम्म। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी है। उसके अलावा नेपाल के अंदर, नेपाल के पॉपुलेशन जो बाहर काम करती है, वो करीब 5-6 मिलियन है। तो अच्छा। उनसे बातचीत अपने अपने बाप से, अपने भाई से, अपने चाचा से, अपने ताऊ से बात करने के लिए भी इसी का प्रयोग होता है। ये यही स्मार्टफोन जो है और ये एप्स जो हैं, इसी से पैसे भी ट्रांसफर किए जाते हैं। जो आदमी हम्म। बाहर गया हम्म। है अपने परिवार को जब वो ट्रांसफर कर, तो अगर आप ये सब बैन कर देंगे, तो एक तरह से आपने उनकी एग्जिस्टेंस के कई सारे कनेक्शन काट दिए। बिल्कुल। तो हम्म। ये एक अलग किस्म का हम्म। और मुझे लगता है कि शायद नेपाल की सरकार ने इसे सही तरह से, इसका क्या इम्पैक्ट होगा खासतौर पे इस जनरेशन के बाद, वो समझे नहीं। और इसीलिए ये एक चिंगारी के रूप में इसने जो एक रिजेंटमेंट थी जो पहले से ही उभर रही थी, उसमें आग लगा दी। सर, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है नेपाल में, उसके पीछे क्या वजह है कि आर्थिक स्थिति वहां पर इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई? आर्थिक स्थिति खराब है एक मुकाबले में, इन द सेंस कि अगर हम कहें कि अगर इंडिया में हमारे यहाँ पर कैपिटा हम्म। जीडीपी जो है, हम्म। पर कैपिटा, वो करीब $3,000 है हम्म। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। ये जीडीपी है। अगर हम इसको परचेजिंग पावर पैरिटी या खरीदने की क्षमता के ऊपर लेके जाते हैं, तो वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि भारत उतनी महंगा देश नहीं है जैसे यूरोप है, अमेरिका है, तो वो बढ़ जाता है। पर नेपाल में, अगर इंडिया में $3,000 पर कैपिटा है, तो नेपाल में 1,500 से कम। हम्म। तो अब
उसकी वजह ये भी है कि वहां पे राजनीतिक उथल पुथल काफी हुई है। 2008 में नेपाल, 2008 तक नेपाल एक मोनार्की था, हम्म। वहां एक राजा था। तो 2008 में जब चुनाव हुए और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तो खैर 2008 में नेपाल में उन्होंने मोनार्की को समाप्त करके कहा कि अब नेपाल एक रिपब्लिक बनेगा और एक नया संविधान बनेगा नेपाल का, जो कि एक रिपब्लिक ऑफ नेपाल के लिए एक नया संविधान, एक नया नेपाल, उसका हम्म। एक लोगों ने एक सपना देखा था, उसको पूरा करने के लिए। तो अब अगर आप देखें कि 2008 से जब उन्होंने नेपाल को रिपब्लिक बनाया, तब से लेकर अब तक 17 साल हुए, और 17 साल में 15 प्रधानमंत्री आए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हाँ, तो अब इसका मतलब ये है, अच्छा ये, और ये नहीं कि ये संविधान बनने के बाद ये स्थिति इंप्रूव हो गई, नहीं। अगर हम संविधान का समय देखें जो 2015 में बना, तो 2015 से लेकर आज तक 10 साल हुए हैं। ठीक है, तो ये 10 सालों में, ये 17 15 में से 9 प्रधानमंत्री इन 10 सालों में आए। माय गॉड। अच्छा। और अब ये प्रधानमंत्री ये नहीं है कि नए नए लोग हैं या नई नई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। वही पॉलिटिकल पार्टियां, जो तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, माओवादी हैं, नेपाली कांग्रेस है और यूएमएल है, जिसको वहाँ के लोग इमाले, हम्म। यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के नाम से जानते हैं, जो ओली जी की पार्टी। अब यही लोग आपस में एक तरह से वो म्यूजिकल चेयर्स का खेल खेलते रहे हैं, और उससे ये हो जाता है कि लोगों की नजरों में है कि भाई ये आपस में ही बांटते रहते हैं, जो कुछ है आपस में खिचड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, खा लेते हैं, तो हमारी कोई परवाह नहीं है। तो उस चीज का गुस्सा था, तो इसीलिए अब ये मालूम नहीं है कि ये कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि ये नहीं है कि आप अगर ओली जी ने इस्तीफा दे दिया तो आप किसी नई पॉलिटिकल कोई और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ऊपर कहें कि अच्छा आप आके प्रधानमंत्री बनिए। इस वक्त ये जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो तीन हैं, वो एक्चुअली पार्लियामेंट में, अगर आप इन तीनों को लें, तो ये पार्लियामेंट में 75% से अधिक है। अच्छा। हम्म। तो इसलिए अगर इन तीनों में से आपको कोई सूझ ही नहीं रहा है, तो फिर आप पार्लियामेंट में कैसे आप सरकार चलाएंगे, मेजोरिटी कैसे होगी, संविधान कैसे चलेगा। तो और जो ये जो ये जो स्थिति है, तो उसमें अगर संविधान नहीं होगा, तो अगर आप कोई इंटरिम सरकार लाएंगे, क्या करेंगे। और ये जो प्रोटेस्टर्स हैं अभी, उनके कौन लीडर हैं, क्या बात करेंगे, उन्होंने किसी का कोई अभी ना शक्ल ना नाम कोई सामने आया है ऊपर। हम्म। तो इसलिए हो सकता है ये इतना लंबा चले, ये कहना अभी कठिन है। तो सेना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि सेना तो ऑलरेडी काम मेंटेन करने के लिए, शांति बहाली के लिए वहां पर दिखाई पड़ रही है सेना। हाँ, बस उतना ही अगर वो कर लें तो काफी है। मुझे नहीं लगता कि वो नेपाल की सेना पाकिस्तानी आर्मी नहीं है। अच्छा। ओके। सर, कई लोगों का मानना है कि ये प्रॉक्सी वॉर है यूएस और चाइना के बीच में। आप क्या राय रखते हैं इसके ऊपर? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। आप इसे। मुझे लगता है ये बिल्कुल अटकल लगाने वाली बात है। और सर, भारत के लिहाज से भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अब वहां पे हमारी एम्बेसी है, काफी बड़ी एम्बेसी है, तो क्या पॉइंट्स हैं जिस पे भारत सरकार को फोकस करना चाहिए? अभी फिलहाल भारत सरकार को कोई ओपिनियन किसी के बारे में जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल भारत सरकार ने ये कहा है कि हमको बहुत दुख है कि इनोसेंट लोगों की जान गई। जान गई है, खास तौर पे बच्चों की। और हमें उनके साथ पूरी हमदर्दी है, और खास तौर पे जो लोग जख्मी हुए हैं कि वो, और उसके अलावा हमने सुरक्षा के लिए बॉर्डर को जो है उसको बंद कर दिया है, सील कर दिया है। और जैसा आपने कहा, जो हमारा दूतावास है वो काफी बड़ा कंपाउंड है, वहां पे सब लोग रहते भी हैं।
वहां पे जो लोग काम करते हैं दूतावास में, भारतीय लोग, वो सब, उनकी रिहाइश के घर भी वही हैं, उनका स्कूल भी वही है, और एम्बेसडर साहब भी वहीं रहते हैं, और दफ्तर भी वही है, एक कंपाउंड है लंबा चौड़ा। अब वो शहर के बीच में ही है, तो इसलिए उसकी सुरक्षा भी बहुत अनिवार्य है। हम्म, तो वो जरूरी है कि वहां वो पर बनी रखे। अब इन चीजों का ध्यान रखा जाए, और फिलहाल मॉनिटर किया जाए कि परिस्थिति जो है, क्योंकि परिस्थिति इस समय बहुत फ्लूइड है। हम्म। सर, अभी तक हमने देखा है, आखिरी सवाल सर, कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट नहीं है पूरी प्रोटेस्ट में, तो ये भी एक भारत के लिए चिंता का कारण होगा, क्योंकि हमने देखा नहीं, बांग्लादेश और जब। ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि कोई एंटी इंडिया प्रोटेस्ट नहीं है, और बिल्कुल। भारत का नाम अभी नहीं आ रहा है, तो ये खुशी का, ये अच्छी हम्म बात है। हम्म। तो ये मेंटेन करने की जरूरत भी है कि भारत अपना, जैसा कि आप। एब्सोल्युटली, ये अवश्य अवश्य इसको बिल्कुल ऐसे ही चलना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। हमें कोई जल्दी नहीं है, ये नेपाल का एक अंदरूनी मामला है, उनको आपस में निपटना है। तब हमको मॉनिटर करना चाहिए कि देखें कौन नए लीडर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं ये लोग, किस किस्म के रिश्ते बनाएंगे और को, देशों के साथ। पर कोई अभी तो हमको यही नहीं मालूम कि हम्म आ कौन रहा हम्म। सर, स्पिल ओवर की अगर है। जैसे बात कर रहे थे लोग कि बिहार चुनाव होने वाला है, वहां पे भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफी ज्यादा है, तो कुछ चिंता का कारण वहां पर भी है। देखिए, बिहार का चुनाव जो है वो बिहार के लोग तय करेंगे कि उनको क्या सरकार चाहिए। हमारा काम इतना है कि बॉर्डर बॉर्डर जो है क्यों नेपाल का, जिसके अंदर बिहार का भी बॉर्डर लगता है, हम्म। तो वहां से ये नहीं है कि कोई वहां से कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट, कोई गलत किस्म के लोग इधर आए, उससे कुछ गड़बड़ करे। वो नहीं होना चाहिए। बाकी बिहार के लोग अपना भविष्य खुद तय करें। सर, शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए और हमें समझाने के लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू सर।